हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घटना चक्र भारतीय इतिहास के सीरीज में घटना चक्र का सीरीज चल ही रहा है। इसमें भारतीय इतिहास में करा रही हूँ। और भारतीय इतिहास में आज हम करेंगे दक्षिण भारत, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। दक्षिण भारत में जो चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो भारतीय इतिहास घटना चक्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं एग्जाम में। अगर आपको मेरी बात कही हुई बात पे डाउट है तो आप जाके टॉपर्स की वीडियो देखिए। यूपीपीसीएस में तो सारे टॉपर ही इसको रिकमेंड करते हैं, तो आप इसको देखिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थ्योरेटिकल पार्ट को भी देखिए और उससे नोट्स बना लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो, जो कि बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये घटना चक्र की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में तो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण भारतीय चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो संगमकालीन साहित्य कौन को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। कौन को मन्नन राजा को कहा जाता था। संगम में संघम प्राचीन प्राचीन तमिल शब्द है जिसे सामान्यतः गोष्ठी परिषद के अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस रूप में संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषदें थी। इन संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए थे। तो पहला संगम जो हुआ था मदुरै में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। और द्वितीय संगम जो था कपाटपुरम और लवाई में हुई थी, इसकी भी अध्यक्षता अगस्त मुनि ने की थी। पहले और दूसरे की अध्यक्षता अगस्त मुनि ने की थी, बस स्थान चेंज है। और तृतीय जो है मदुरै, पहला और तीसरा भी मदुरै में ही हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसी ने की थी, नाकीरर ने। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? महर्षि अगस्त्य को। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ यह एक काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिलापदिकारम का लेखक इंग्लो ऑडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक जो चोल नरेश कौरिकल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार व कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालीन पत्नी कन्नगी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं और तोल्काप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुक्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्राह्मण के अवतार थे। पल्लव शासक सिंह विष्णु जो 575 से 600 ईस्वी में थे, ने अवन सिंह की उपाधि धारण की थी। कासाकुड़ी दान पत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांडे, सिंहल, कलम के राजाओं को पराजित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी में महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो 670 से 700 ने लोकादित्य, एकमल, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड एवं गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की। महेंद्र वर्मन जो थे प्रथम 600 से 630 ने मत्तविलास प्रहसन नामक हास्य रचना की ग्रंथ की रचना की। संगम साहित्य को केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर बृहदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज फर्स्ट ने करवाया था। उनके काल में हुआ था। और भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। बृहदेश्वर मंदिर की बात की जा रही है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की 81 विशाल मूर्ति, 81 एक ही पत्थर की बनी, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्तियों में माना जाता है।
और कृष्णा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक एक विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग तथा उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। परांतक फर्स्ट के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड ने पश्चिम गांगो बतुक सेकंड की सहायता से तोकोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण थर्ड ने इस उपलक्ष्य में तजायु कोंड की उपाधि धारण की थी और चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगाई कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैवर थी। द्रविड़ क्षेत्र में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः पारंतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजराज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। आगे बात करें तो एक मिनट। तो द्रविड़ क्षेत्र में चोल आधिपत्य की स्थापना परांतक प्रथम ने की। उसने मदुरा के पांड्य राजा सिंह द्वितीय को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की थी। राजराज फर्स्ट ने सर्वप्रथम चेर राज्य को केरल कंडलूर में परास्त किया था। राजराज फर्स्ट उनके पुत्र राजेंद्र फर्स्ट ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की थी और कुछ क्षेत्र को भी जीत लिया था। चोल शासक राजराज फर्स्ट की बात करें तो उन्होंने सिंघल मतलब श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। विजित क्षेत्र में राजराज के अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोन्नुरू को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा। राजराज फर्स्ट की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र फर्स्ट का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र फर्स्ट के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप को जीत लिया था तथा सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत मतलब गंगा घाटी पर आक्रमण किया था तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगई कोंड की उपाधि ग्रहण की तथा गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। कुलोत्तुंग फर्स्ट के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग फर्स्ट ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरुपेरुमाल के साथ कर दी। चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 से 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। कुलोत्तुंग फर्स्ट को चोल लेखों में सुंगम तवीर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया है। प्रांत को मंडलम कहा जाता है। प्रांत का विभाजन जो है कोंटम अथवा वलनाडु में किया हुआ था। ये कमिश्नरियों की तरह था। प्रत्येक कोंटम में नाडु होते थे जिसे जिले को नाडु कहा जाता है। नाडु की सभा को नड्डार कहा जाता था और ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारियों नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यपालिका का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से करते हैं। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाले समिति को टोट्टवारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियस वार्षिक समिति, एरी वारियस तालाब समिति तथा पोन वारियस स्वर्ण समिति थी। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पूक कहा जाता था और चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता हासिल की थी। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया था। पसाड़ मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं जो बड़ी संख्या में मिली। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं के सामने शामिल किए गए। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षा के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठन सेना का निर्माण किया।
चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ-साथ अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय सिंघल, मालदीव और द्वीपों की विजय की। चोल काल के साम्राज्य प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उनके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। तगर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित थी। बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बदामी था। 6वीं से 7वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 तक शासन किया था। उसकी उपलब्धियों का विवरण ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होता है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। चालुक्यों के शासन में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्र पत्र लिखवाए थे। मतवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। भारत की काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा जाता है। आरिका मेडु पूर्वी तट पर पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरीप्लस में इसे पोडेकू कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है और यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, लैंप ग्लास आदि प्रमुख हैं। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल, शराब को रखने के लिए किया जाता था। कंबन में 12वीं सदी के में तमिल रामायणम तथा रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के लिए विभिन्न संगठन थे, जैसे मडिग्रामम और वालंचियर। इसका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु के चिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी और पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित थी। इसने आधुनिक मदुरा तथा तिन्नेवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था। चेर राज्य का बात करें तो चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयवर्धन ने वान की उपाधि धारण की थी। पल्लवों के विरुद्ध सफलता से उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राजसिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरै में करवाई थी। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूचियां मिलती हैं। इसमें नौरा, तोंडी, मुसीरी, नेलिसंडी और पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले ये हैंगओवर हो जाए। हो गया। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नवीन शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो वह डाली गई थी विजयालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की प्राचीनतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो वह है बृहदेश्वर मंदिर का। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट कौन से चोल सम्राट के शासनकाल में? तो राजराज प्रथम के शासनकाल में। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या करवाएं? एक मिनट, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए करते हैं, यहाँ तक हो गया था। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो फैला हुआ था कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग तक। चोलों की राजधानी थी तो तंजौर में थी। और निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो वह ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायत की स्वायत्तता के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न से किसके लिए? तो ये भी वही है, ग्रामीण सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो याद कर लीजिए, चोल में उत्तम ग्राम प्रशासन था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो वह था चोल। तो कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था चोल।
चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कौन से हैं? तो वो शिलालेख हैं उत्तर मेरूर के। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन से ग्राम सभा की कार्यकारी समितियों को कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त करते हैं। तो चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयतम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो वो देखता था टोट्टावरियम। टोट्टावरियम देखता था। आगे बढ़ते हैं। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ये आईएएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है, तो वह है चतुर्भुज। इसके पहले सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिए, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रही हूँ। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो वो माना जाता है नटराज की मूर्ति को। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात थी तो क्या थी? वह नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति किस कला का उदाहरण थे? तो उदाहरण है चोल कला की। तो शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा किन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो प्रदर्शित करती है शिक्षक या गुरु के रूप में। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो भेजे गए थे कोलुंतुंग के शासनकाल में। तो 1077 में लगभग 72 सौदागरों को एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है चोल। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वह कौन करता था? तो इसका तो कोई आंसर नहीं है, क्योंकि प्राचीन राजवंशों के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल के मतलब सारे लगभग कर देते थे, युवराज का चुनाव कर देते थे। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, वह कौन था? तो वह था राजेंद्र प्रथम। इसके बारे में जो स्टोरी है वो यहाँ पर है। तो बाकी मैंने बता दिया कि किस तरह से वो गया था गंगा घाटी में गंगा जल लाने वगैरह। गंगाई कोंड चोलपुरम। 1 मिनट यार, क्या बात है यार। ठीक है, नौटंकी मचा रखी है। गंगाईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो वह राजेंद्र फर्स्ट ने की थी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राजेंद्र को। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो वह प्रारंभ की थी राजराज प्रथम ने। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। और चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो प्राप्त की थी राजेंद्र फर्स्ट ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह मतलब राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो वो था कोलुंतुंग फर्स्ट। तो कोलुंतुंग प्रथम ने के समय में श्रीलंका के राजा विजया बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कोलुंतुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कठोरता का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेलुमार माल के साथ कर दिया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण उसको देख लेते हैं। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। तो ये दोनों कथन ही लगभग सही है और उसके स्पष्टीकरण है। और भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों युग्म पर विचार कीजिए। तो एरीपत्ती क्या है? तो एरीपत्ती जो है भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता है, ये सही है। तिन्नुवर जो है वो गलत है। बाकी घाटिका जो है ये भी सही, प्राचीन मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय का संबंध है। तो तिन्नुवर क्या है? एरापत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वहाँ वह भूमि होती है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं से 8वीं सदी के दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे, जो चोल कालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलम कुर्रम गठित किए जाते थे, जिन्हें तिनुवर या तकुरम कहा जाता है। काफी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, इसी तरह से ये पूछ लेता है क्योंकि कीवर्ड ही पूछता है एसटी मैक्सिमम एंशिएंट से। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो वह संस्था कौन सी थी? तो वह नगरम और नाना देशी और मणिग्राम दोनों थी। तो प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? तो वह था तगर में।
तो तगर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। तो निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो प्रदान किए जाते थे चालुक्यों में। तो चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। एक वह अच्छी कवयित्री भी थी और विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान दे दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावर में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो वह वातापी थी। और कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ था? तो वह हुआ था एहोल के उत्कीर्ण लेख में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस में। एहोल प्रशस्ति बदामी के शासक पुलकेशिन सेकंड के इतिहास के जानने का एक सशक्त माध्यम था। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मी थी। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने दावा किया कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। अतः इस अभिलेखन में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। संस्कृति के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ तो कब हुआ? पुलकेशिन प्रथम के एहोल अभिलेख में। किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो वह भेजा था नरसिंह वर्मन ने। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द द्योतक था? तो वह द्योतक था काली मिर्च का। और तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है? तो यह है व्याकरण और काव्य में, जिसके बारे में एक स्टोरी भी बताई गई थी। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। सिलप्पादिकारम का लेखक था? तो ये कौन था? इलंगो था। और इसकी रचना चोल कारिकल ने की थी, जो एक स्टोरी बताई गई थी। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाना है, तो यहाँ मिलान करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं आंसर पे आ जाती हूँ सीधे। तो यहाँ पर है तिरुकुरम जो है दर्शन है, तोक्कापियम जो है व्याकरण है, और शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है, और मणिमेकलय क्या है? वाणिक कथा है। तो इसको याद कर लीजिए। तिरुकुरल क्या है? दर्शन है, और तोक्कापियम क्या है? व्याकरण है, और शिल्पाधिकारम क्या है? प्रेम कथा है। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है? तो वह नाम है तिरुमुराय। तो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है अरिकामेडु से। तो अरिकामेडु पूर्वी तट पर पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लम में इसे पोडेकू कहा गया है। इस ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम बस्ती की उपस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों ने कई रोमन वस्तुएं प्राप्त की हैं, जिसमें शराब के 2 हत्थे युक्त कलश, रोमन लैंप, रोमन प्याला आदि प्रमुख है। यहाँ से केवल भारतीय तथा मड़िया, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले और रेशम लदा जाता था, और अपितु रोमवासियों की रुचि एवं नमूना के अनुसार भी माल निर्माण कर रोम भेजा जाता था। पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारियों का स्थान था, तो वह स्थान था अरिकामेडु। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडेकू नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लेखक को ज्ञात था? तो वह ज्ञात था अरिकामेडु। आगे बढ़ते हैं। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो वह प्राप्त हुई अरिकामेडु से। एम्फोरा जार जो होता है, एक क्या होता है? यह एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सॉरी, बट आई विल मैनेज इट। ओके, थोड़ा मैनेज कर लीजिए नेक्स्ट टाइम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो वह हुआ कंदम का, नहीं हुआ है। और निम्नलिखित में से कौन एक तमिल क्षेत्र के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो वह था पल्लव। तो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो वह है तमिल में। और निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो वह दी गई है कुरल को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम तथा रामावतारम का लेखक है? तो वह है कंबन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवाद थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही है। तो ये मिलान करना है, तो देख लेते हैं। जो ए है, गुप्त क्या है? गुप्त कहाँ पर थे? ये थे देवगढ़ में। और चंदेल जो थे ये थे खजुराहो में। और चालुक्य जो थे
सॉरी, चालुक्य जो थे ये बादामी में थे और पल्लव जो थे ये थे पनमलई में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव जो पनमलई। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो वह था मणिग्रामम। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो वह समाप्त किया चोल साम्राज्य को। इसमें थोड़ा आंसर सटीक नहीं है तो हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो 1250 के आसपास होयसल और पांड्य राज्य ने राजा चोल राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। चोल राज्य पांड्यों के अधीन लगभग 1279 तक शासन करते रहे थे। उनके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मलिक काफू ने लगभग 1310 में दक्षिण भारत की विजय की थी, मतलब दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकती, होयसल, पांडे आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उत्तर डी को माना जा सकता है। संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो नदी थी वेंगी। तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी माना जाता है। और निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो नीचे दिए गए कोट से देखना है तो यह है तोंडी और मुसीरी। ये जो है संगम तट पर ये स्थित थे, पश्चिमी तट पर। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये प्रयुक्त होता था राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था तो वह हुआ था मदुरई में। यहाँ पर दिया गया है, मैंने बोला वैसे याद कर लीजिए। पहला और तीसरा एक ही जगह हुआ था। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्याकर किया, उन्हें आर्य बनाया? तो वह कहा जाता है अगस्त्य को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगी, फिर भी मिलान कर ही लेते हैं। तो चालुक्य कौन है? बादामी। चालुक्य की राजधानी बादामी है। और जो है ये जो है चालुक्य की राजधानी बादामी है और पल्लव की राजधानी तो पल्लव क्या यार, ये थोड़ा हैंग ओवर हो रहा है, 1 मिनट। चालू हो जा भाई। ठीक है, मिलान ही देख लेती हूँ यार। चालुक्य की राजधानी बादामी थी, पुलकेशिन थी। बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोर प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय का इतिहास है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, मतलब पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी यहाँ पर कांचीपुरम थी। और यार क्या बताएं हम, 1 मिनट। चलो ठीक है, मैं एक बार इसको सेट कर देती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, डिस्टर्बेंस थोड़ी हो गई थी, बट सॉरी, मैनेज कर लीजिए थोड़ा। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो इसको क्या करना है, घटनाओं को मतलब सही क्रम में लगाना है, आरंभ से। तो इसको लगाना है तो पहले क्या हुआ था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी। फिर हुआ था इसमें गोपाल द्वारा राजवंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ था। फिर ये है परांतक द्वारा ये जो है चोल सत्ता की स्थापना हुई थी। तो घटनाओं का सही क्रम है, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की मतलब 630 तक हुआ। गोपाल राजा राजवंश की स्थापना 750 770। तो एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए कौन से ईयर में हुआ था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और ये भी आईएएस 2020 में ही पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6 से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सम्मिलित नहीं है? तो वह है, देख लेते हैं, पल्लव कांचीपुरम, पांडे मदुरई है, चेल पांडुचेरी है, चोल तंजौर है, होयसल द्वार समुद्रम है। तो इसमें जो है चोल पांडुचेरी ये नहीं है, बाकी सही है। तो चेर राज्य की राजधानी केरल प्रांत में स्थित था, जिसके अंतर्गत थावड़ कोचीन मालाबार के कुछ भाग सम्मिलित थे। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत करते हुए सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये भी करना है। तो पहले कौन आया था? तो पहले महेंद्र वर्मन जो 600 से 630 तक थे। और ये जो नरसिंह वर्मन थे, महेंद्र वर्मन जो है वो 600 से 630 थे और नरसिंह वर्मन 630 से 668 थे। परमेश्वर वर्मन 670 से 700 पे थे।
और ये जो नंदी वर्मन थे 731 से 795। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा 4, 2, 1, 3 और ये रहा एक्सप्लेनेशन। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था? तो वह दिया था मतवाबीन ने। मतवाबीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्य शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो वह चालुक्य ने नहीं किया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो वह भेजा था चालुक्य राजा कुमारपाल ने। चालुक्य राजा कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेज दिया था। कदम राजाओं की राजधानी थी, तो वह राजधानी क्या थी? वनवासी। और अम, तो कदम राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश कदम की स्थापना स्वयं शर्मा ने की थी। कदम राज्य को पुलकेशिन सेकंड ने अपने राज्य में मिला लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो वह था मोटुपल्ली। और दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26वीं ईस्वी पूर्व भेजा था? तो भेजा था पांडे राज्य ने, राजाओं ने। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मदुरई में स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में। रिपीटेड क्वेश्चन। और सुमेलित करना है यहाँ पर, कौन कहाँ पर मिला है? तो यह है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। और जो है ये वेंकटेश्वर मंदिर ये तिरुमाल आंध्र प्रदेश में है। महाकाल मंदिर कहाँ पर है? महाकाल मंदिर है उज्जैन में। और बेलूर मठ कहाँ पर है? हवाड़ा पश्चिम बंगाल में। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वारा क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं गोपुरम। तो दक्षिण भारत के आकर्षक मंदिर को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। पांड्य चोलो राज्य काल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार पर गोपुरम कहा जाता था। भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम था। तो ये रहा पूरा चोल पांड्य के बारे में पूरा स्टोरी। तो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाते जाते भी नौटंकी